Hello everyone, welcome back to Voices of Meerut. I am Dr. Raji Agarwal, your host. And आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल हो सकता है क्यों? क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ के बारे में है. Yes, so besides mental health, which I actually live and breathe every day, I love dancing. इसमें कोई दोराय नहीं है. Anybody who knows me knows that I am truly myself when I dance. So I'm really thankful कि आप आए और आप अपने एक्सपीरियंसेस अभी हमारे साथ शेयर करेंगे. एक फेलो डांसर के साथ बैठ के ही मेरे एनर्जी लेवल और चीयरफुल मूड में मैं आ गई हूँ. सो वेलकम प्रोफेसर एंड डॉक्टर भावना ग्रोवर. शी इज़ अ कथक एक्सपोनेंट एंड अ गुरु. एंड उनके बारे में उनसे अच्छा कौन बता सकता है. सो वेलकम एंड प्लीज़ बताइए कि क्या करते हो आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर राशि मुझे आपके पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करने के लिए। और मैं देख रही हूँ कि आपकी सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे दौड़ कर जाना चाहिए आपके पॉडकास्ट के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बहुत छोटा सा एक ब्रीफ देना चाहूँगी। बहुत छोटेपन से बिकॉज जब हम छोटे थे उस समय क्लासिकल डांस को एक छोटी सी हॉबी की तरह माना जाता और उस हॉबी को भी पेरेंट्स सोचते थे कि अरे बच्चों को क्यों सिखाना है, क्योंकि पढ़ाई पर ही फोकस होना चाहिए। सो मेरे फादर मेरी प्रेरणा रहे। इन्होंने उनको थोड़ा सा म्यूज़िक का शौक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी बेटी को क्लासिकल डांस सिखाएंगे। अभी ये भी नहीं पता था कि कौन सा सिखाएंगे, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी एक छोटा टाउन है हापुड़, मेरठ के पास ही में है, तो वहाँ से हूँ। और मेरे फादर ने कहा कि चलो सिखाते हैं, ढूंढते हैं। तो एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन हमको मिला और एज सच वहाँ गुरु, ये मेरे लिए गॉड की ब्लेसिंग्स थी कि वहाँ पर गुरु अच्छे थे। और मेरी नृत्य की जर्नी संगीत कला संगम एक इंस्टीट्यूशन था छोटा सा, वहाँ से शुरू हुई। और इवन मेरी मदर नहीं चाहती थी, गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने 2 महीने कहा अच्छा चलो ठीक है 2 महीने कथक सीख लो, बिकॉज किसी को ये भी नहीं मालूम था दूर दूर तक कि जो क्लासिकल म्यूजिक है, डांस है, उसकी बहुत लंबी जर्नी रहती है सीखने के लिए, प्रोफेशन बिगनर से लेके एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट तक जाने के लिए। सो उन्होंने बस एडमिशन कराया। अब 2 महीने जब बीतने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे डांस ही मुझे मज़ा आने लगा था। और तब मैं केवल 8 ही वर्ष की थी। मज़ा आने लगा था, तो फिर मैंने कहा कि भाई, पेरेंट्स ने कहा पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैंने कहा कि ठीक है, शाम को जो मेरा 1 या 2 घंटे खेलने का समय होता है, मैं अपनी डांस क्लास जाऊँगी। इस शर्त पर वो लोग राज़ी हुए कि पढ़ाई आपकी सफ़र नहीं होगी। बस यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और चलते मैंने लगभग 17 साल तक एक लंबे समय तक कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। उसमें 10 साल तो मेरे उसी इंस्टीट्यूशन में, उसके बाद मेरी गुरु हैं, पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, मल्लिका उमा शर्मा जी। उनके पास मैंने गुरु शिष्य परंपरा में कथक नृत्य की विधिवत शिक्षा ली और लगभग 7 वर्ष तक तो वो शिक्षा ली। फिर देश विदेश तमाम कार्यक्रम, आज तक शायद सैकड़ों हज़ारों कार्यक्रम हो चुके होंगे देश और विदेश में। और बस ये जर्नी यूँ चलती रही। इस जर्नी में ख़ास बात ये थी कि जहाँ मेरा एक और रुझान परफ़ॉर्मर होने की तरफ था, वहीं दूसरा रुझान था कि मैं इस चीज़ से बाहर लोगों को निकालूँ कि ये भी एक अच्छी प्रोफ़ेशन की तरफ जा सकता है। तो मैंने एकेडमिशियन होने के लिए भी एक अपना लक्ष्य बनाया और वो सिर्फ स्कूल तक नहीं, हायर एजुकेशन के लिए बनाया, जहाँ पे मुझे खुला आसमान मिल सकता था। तो 2000 लगभग 2-3 तक मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, सीखने के एक लिहाज से हम देखें। और तब मैं पीएचडी कर रही थी, देन बनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान में 2004 से मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कथक के तौर पर वहाँ नियुक्त हुई। फिर वहाँ से देश के जो है भारी जनरेशन है उसको मैंने कथक सिखाया और बहुत प्रेम बच्चे खैर देश के वहाँ पढ़ने आते ही हैं, तो उनको सिखाया। लगभग 9 वर्ष तक वहाँ रही। उसके बाद अब मेरठ आना हुआ, क्योंकि लड़कियों के साथ एक और चीज़ है कि इसको शादी करके डेफिनेटली पता नहीं कहाँ जाना होता है। तो अब यहाँ से एक दूसरा मोड़ मेरे लाइफ के चैप्टर में आया और 2013 में मेरे साथ यहाँ स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम कथक के लिए शुरू हुए। और अदर एक ही स्टूडेंट के साथ कोर्स शुरू हुआ, लेकिन आज देश विदेश से बच्चे वहाँ सीखने आते हैं और वेल एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट है मेरे साथ और अन्य भी साथी कलाकार शिक्षक सब हैं। और
बहुत अच्छा रन कर रहा है एंड देन हम बढ़ते जा रहे हैं आगे कथक की दिशा की ओर। ये इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी है, मैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लूँगी इसको कि ये बिल्कुल आपने सही वो एक पॉइंट एक स्टार्टिंग का बताया। अब कई बार हम सोचते हैं कि पेरेंट्स ये क्यों नहीं करने दे रहे, मुझे मन है करने का, बट अगेन वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही थोड़ा इस तरीके से है कि सारा फोकस या सारे मेजर करियर ऑप्शंस वो पढ़ाई की तरफ चले जाते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि पेरेंट्स भी इसमें क्या करें? उनकी भी जो नॉलेज है, जो सोसाइटी की वो समझ रखते हैं, उसके हिसाब से वो कहते हैं नहीं पढ़ लो, नहीं कॉलेज नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, काम कैसे करोगे आगे? थोड़ा-सा ही हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि शायद हम एकेडमिक्स को ही बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। एज़ कंपेयर टू मुझे लगता है कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिकली जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत वेटेज है। तो मुझे लगता है कुछ बच्चे या जो हमारे कज़िन्स हैं जो फॉरेन में हैं, वो अपना डांस पूरा कर पाए, वो अपना टेनिस पूरा खेल पाए। वो अपनी एक्टिविटीज़ पियानो बजाना या जो भी चीज़ें थी, तो आई थिंक वो उसको थोड़ा आगे ज़्यादा ले जा सकते हैं क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि नहीं जब कॉलेज जाएँगे इसके नंबर ऐड होंगे। एंड आई एम श्योर सो मेनी पीपल हू आर लिसनिंग कैन रिलेट टू इट क्योंकि डांसिंग एक ऐसी चीज़ है और जिसमें जेंडर स्पेसिफिसिटी भी नहीं है। इतने लोग करते हैं, इतने लोग सीखते हैं बट अनफॉर्च्यूनेटली माई सेल्फ इंक्लूडेड कि पढ़ाई की वजह से कि भाई इतना ही टाइम है, अब इसमें ट्यूशन जाओगे कि डांस क्लास जाओगे, तो वो हायर क्लास तक आते-आते ना कहीं एक अनफॉर्च्यूनेटली एक चॉइस लेनी पड़ी। सो आई एम ग्लैड कि पेरेंट्स ने वो चीज़ अंडरस्टैंड करी। तो ये तो चलो करते-करते आ जाता है एंड आई मीन टू से देयर इज़ दिस थिंग जिसमें हम बोलते हैं कि हॉबी या पैशन ना ढूँढना नहीं पड़ता है। समहाउ इट फाइंड्स यू एंड देन यू पॉलिश इट। तो वो वाली चीज़ क्या थी? वो एक फीलिंग या वो एक मोमेंट कह सकते हैं कि ये मेरी थिंग है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका डॉक्टर राशि। अ, जब सीखते-सीखते मुझे 3 या 4 साल लगभग हो गए थे और अब इधर जब 9th 10th और 11th की पढ़ाई आ जाती है तो पेरेंट्स थोड़ा-सा कहते हैं कि नहीं अब वो छोड़ो, कुछ समय के लिए छोड़ दो। हुँ, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी मुझे लगता था कि नहीं मैं तो शायद इस सिर्फ़ डांस के लिए ही बनी हूँ। और मुझे इतना पैशन होता था, इतना मज़ा आता था कि ठीक है, वो समय भी मैंने पढ़ाई के साथ जैसे-कैसे करके निकाला, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते। हुँ, अगर वो सपोर्ट नहीं करते डेफ़िनिटली मैं उससे बाहर हो जाती और जब एक लिंक टूट जाता है वो लेकिन मैंने कहा ना कि भगवान ने मुझे शायद कथक के लिए ही चुना है। तो वो जर्नी बढ़ती रही। अब जब क्योंकि मैंने बताया कि हापुड़ एक छोटा शहर है, तो अब बाहर निकलना था। तब फिर दिल्ली के लिए सोचा हुँ, और ये सोचिए वो समय था कि जब सिर्फ़ लोकल ट्रेन्स चलती थी, या हुँ, आप एक्सप्रेस में तो जा नहीं सकते थे, वग़ैरह। तो अब वहाँ से मैंने दिल्ली के लिए जब सीखना शुरू किया, आप विश्वास मानेंगे कि ऐसा जुनून था कथक सीखने का, ऐसा पैशन था कि मतलब 1 हफ़्ते में 3 दिन या 4 दिन जाना होता था। ये इनिशियल स्टेज पर था वहाँ जब मैंने सीखना शुरू किया। एवरीडे मुझे लोकल ट्रेन, लोकल बसेस में 8 घंटे जब ये करना होता था। 4 घंटे जाना और 4 घंटे आना हुँ, और लगभग 3-4 घंटे वहाँ क्लास। तो अर्ली हुँ, मॉर्निंग निकल गए और रात तक हुँ, पढ़ाई। वो सिर्फ़ कथक का जुनून, पैशन मतलब मैं उसको उस समय को पता नहीं वो कोई बताने कहने के लिए थोड़ी था कि ये जाओ हुँ, और हुँ, करो। हुँ। लेकिन अपने मन से ऐसी तीव्र इच्छा होती थी कि जाते थे और ये सीखते थे। क्या सीखने का ही ऐसा जुनून और था कि भई कलाकार ही बनना है। सो वो अपने आप की फिर दिशा मिलती गई, रास्ते बनते चले गए और सब नहीं बिल्कुल कंसिडरिंग ट्रैवलिंग आज बहुत ज़्यादा आसान है दिल्ली बहुत जाना। आसान है। आप देखिए कि अब तो रैपिड बैग गई मिनट से आज बहुत आसान है। आज हम 40 मिनट्स 50 मिनट्स की बात करते हैं, तब हम 4 घंटे ये तो मैं 3-4 साल पहले तक भी आप एक्सप्रेसवे बनने पहले तक भी एक एक पूरा जॉब था दिल्ली जाना ही। पहुँचना। एक बहुत ये चीज़ से फ़र्क तभी मैं कहती हूँ कि आज के लिए रिलेटिवली टेक्नोलॉजी हाँ। ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ से हम अपना जो पैशन है, जो हॉबी है या आई वुड से एंटरटेनमेंट भी आप मान लो, उसको परस्यू करना रिलेटिवली ईज़ियर है। जी, तो बिल्कुल, बहुत ईज़ी है, आप देखिए ना कि सोशल मीडिया भी है। हुँ, हमारे समय में ना फ़ोन होते थे, ना कुछ होता था, तो हमें ये ही नहीं पता होता था कि जहाँ हम सीखने जा रहे हैं, हम क्या सही सीख रहे हैं? हुँ, क्या हुँ, हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं? आज कोई भी बच्चा जो 2 साल, 3 साल सीख चुका है, किसी भी बड़े आर्टिस्ट का तमाम आर्टिस्ट अब यूट्यूब, फ़ेसबुक सभी पर उपलब्ध हैं।
आप देखिए कि उसमें वो देख पाते हैं कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी कुछ इससे सिमिलर कर रहा हूँ तो मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं था। हम सिर्फ एक दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे थे और मतलब सालों संघर्ष सालों रियाज मतलब एवरीडे 4 5 6 8 आवर्स रियाज ये सब एक पार्ट रहा लाइफ का। आई थिंक जो पीपल डांस कम्युनिटी से नहीं है या जिन्हें नहीं पता कि एक्चुअल जो क्लासिकल डांस की जर्नी है वो सिर्फ डांस की नहीं होती है, क्योंकि आई रिमेम्बर हम तो 3 या 4 ईयर की एज से जो मम्मी ने एक नॉर्मल डांस क्लास में डाला, फिर इवेंचुअली क्लासिकल डांस में शिफ्ट करवाया। तो जिस दिन डांस वाली क्लास होती थी बहुत मजा आता था, जिस दिन लिखने पढ़ने की क्लास होती थी बच्चे बहुत बचते हैं, भागते हैं, या फिर जिस दिन सिर्फ मुद्रा प्रैक्टिस होती है। तो इसमें भी पूरी स्टडी होती है, जो शायद आज भी मेरे पास वो कॉपी वो घुंघरू बिल्कुल अपने वहां ढंग से ऐसे रखे हुए हैं कि वो एक रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर आर्ट एंड क्राफ्ट वो है। देखिए कि वो इसीलिए रखे हैं। क्या आपने किसी और विषय की कॉपी भी इस तरीके से रखी है आज तक? शायद नहीं रखी होगी। देन क्लासिकल डांस और संगीत, इवन क्लासिकल संगीत के लिए कोई भी बच्चा जब वो सीखने लगता है, जब उसमें एक इंटू होता है तो उसे एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है और वो हैप्पीनेस उसको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। पहली चीज़। दूसरी, इसके सीखने का क्रम ऐसा है कि शास्त्र तो उसका पार्ट है, बिकॉज शास्त्र से ही तो आया है। वहाँ जब हमें एक पैशन होता है तो धीरे धीरे उसमें भी इंटरेस्ट आने ही लगता है और जब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, करते हैं तो एक अलग पैशन, एक बात ये है कि हैप्पीनेस बहुत मिलती है। दूसरी तरफ हम देखें तो हम किसी और भी प्रोफेशन से सोचेंगे, जैसा आपने कहा कि डांस को सब ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है डांस तो हो रहा है, आइए है, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं। आपको माइंड, बॉडी, एवरीथिंग कंट्रोल करके कैसे सिंक्रोनाइज करके उसको लेकर के आना होता है, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ ऑन स्टेज। वहाँ पर कुछ भी कोऑर्डिनेशन गलत नहीं रह सकता, ना माइंड का ना बॉडी का, है ना। तो बहुत मुश्किल है और वो परिपक्वता आते आते कम से कम भी किसी को 10 साल 12 साल चाहिए। बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपकी चीज से मैं इसमें मानती हूँ कि ऐसा ही होता है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा वो फायर नहीं है या वो डेडिकेशन उसकी नहीं है, देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत जल्दी ड्रॉप आउट कर जाते थे। क्योंकि अगर आज एक क्लास है जिसमें हमें सिर्फ एक्सप्रेशन सीखने हैं, आज हमें लगता है उसका फायदा है, बट सीइंग एक 8 9 साल का बच्चा, उसके लिए उसमें क्या इंटरेस्ट है, उसे कूदने में मजा आ रहा है, उसे बीट में मजा आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक क्लासिकल उसकी तरफ और लेके जाना चाहती हूँ कि टाइम्स कैसे चेंज होते हैं, कंसिडरिंग इंटरनेट एंड कमिंग बैक टू आवर रूट्स ऑफ क्लासिकल डांस। आज ये बहुत एक इन चीज है कि हमें अपनी रूट्स पे जाना चाहिए, हमें अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहिए। आई वुड से 20 years back, 25 years back, there was this revolution of westernization in everything. डांस हो, लाइफस्टाइल हो, खाना पीना हो, जो हम भुगत रहे हैं आज सारी वो चीजें, कि सडनली जो वेस्टर्न मीडिया से या वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस है, कि पहले हमारे खाने में चेंज हुआ है, कपड़ों में चेंज हुआ, अब सडनली जब बड़े होते हैं, स्पेशली आई वुड से अबाउट यंग गर्ल्स, अब मुझे जीन्स पहननी है, टॉप पहनना है, क्योंकि मैंने नेट पे वही देखा, अखबार में वही आ रहा है, तो मुझे यही करना है। बट कंसिडरिंग गोइंग टू अ क्लासिकल डांस एंड यू आर नॉट अलाउड टू वेयर दैट, आपको वहां डिसिप्लिन से जाना है, आपको सूट पहन के जाना है, आप वहां पे ये नहीं कर सकते, वो बहुत प्रॉपर तरीके से। तो मुझे लगता है स्कूल के अलावा भी हैविंग अ डिसिप्लिन लाइफ या फिर फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर, डू यू थिंक इन आपको भी वो शेप करने में एज अ पर्सन हेल्प करा कहीं ना कहीं? मुझे ही क्या, किसी भी क्लासिकल डांसर को इन सभी चीज़ को शेप करने में डांस बहुत बहुत बड़ा काम करता है। अब देखिए कि क्या होता है कि हम हर दिन लय और ताल की प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट रिदम जा रहा है लाइक 1 2 3 4। अब इस रिदम को ना तो हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ये रिदम बिल्कुल उस सेकंड की सुई के जैसे है, जिससे 1 मिनट बनता है, जिससे घंटा बनता है, जिससे दिन बनता है, सप्ताह बनता है, साल बनता है। अब यही हम इससे सिमिलर ही इसको मानते हैं कि अगर ये रिदम बिगड़ा या थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो जो सृष्टि के नियम क्रम में बदलाव आ जाएगा ना, प्रलय आ जाएगी। सेम चीज हमारे इसमें है। अब क्या होता है कि जब हम लय ताल में सालों काम कर रहे हैं तो बच्चा नेचुरली वो एक लय ताल में आ जाता है। यानी आप देखिए कि उसके खाने का ढंग बिल्कुल लय में होगा, चलने फिरने का ढंग बिल्कुल लय में होगा, काम करने का ढंग लय में होगा, डिसिप्लिन में होगा। उसे कोई बुक अगर ऐसे उल्टी पलटी रखी है
तो वो उसको ये नहीं ठीक लगेगा, उसे लगेगा मैं सीधा कर दूँ, बिकॉज़ डांस नेचुरली हमको वो चीज़ें सिखा देता है, हमारी बॉडी में, हमारे काम में ही वो चीज़ें आ जाती। एक इंटरनल बीट। इंटरनल बीट चलती है और वो लय हमारी हर चीज़ में आ जाती। दूसरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम करता है कि हमें कैसा उठना बैठना है, किससे क्या बात करनी है। पहले से शास्त्र और भारतीय शास्त्रीय संगीत जब हम रसों को पढ़ते हैं, जब हम एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं, मुद्राओं को पढ़ते हैं, तो हम नेचुरली बहुत पोलाइट हो जाते हैं। फिर हम जब एक गुरु के सानिध्य में होते हैं, गुरु से सीख रहे होते हैं, तो हमेशा हमें सिखाया जाता है कि हमें झुक कर बात करना है, ऐसे करके लेना है, ऐसे करके कोई नहीं ले पाया। तो ये हमारी आदत नहीं बन जाता है। तो हमें कैसे खुद को प्रेज़ेंट करना है, कैसे इतनी ऑडियंस को हमें सँभालना है, तो वो खाली स्टेज तक सीमित नहीं होता। वो हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में भी बच्चे नेचुरली वो सीख जाते हैं। तभी मैं आज हर पेरेंट से मेरा जो मैंने कहा ना कि मेरा एक परफॉर्मर होने के साथ-साथ एकेडमिशियन होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं बच्चों को जो परेशानियाँ मैंने लेकर के मैं सीखी हूँ, तो वो परेशानियाँ आज के बच्चों को ना हो। मैं जितना ज़्यादा उनको शिक्षा दे पाऊँ और इसी के चलते मैंने मेरा पियर शर्मा रोड पर मेरठ में संगीतायन एक इंस्टीट्यूट भी है, संगीतायन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे आके सीखते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैं पिछले 23 साल से यूँ तो हायर एजुकेशन में पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा पैशन है वो बच्चों को सिखाना। इंटरनल एक बहुत इच्छा होती है तो उन बच्चों के साथ बहुत बिकॉज़ नेचुरल जो लव और एक अफेक्शन होता है वो बच्चों के साथ बहुत प्यारा होता है। जब हम उन्हें सिखाते हैं तो एक सैटिस्फैक्शन होता है कि हम समाज को कुछ दे पा रहे हैं और उन बच्चों में संगीत और नृत्य का अगर संस्कार आ जाएगा तो मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जो आज का समय हो गया है कि इतना वेस्टर्नाइज सब कुछ हो गया है, इंडियन वैल्यूज़ यंग जनरेशन टू बी वेरी फ्रैंक मुझे कहने में इसमें कोई वो नहीं है। आप देखिए कि बच्चे भूल गए हैं, इतना वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले गए हैं। वैसा ही पहनना, वैसा ही खाना और जैसा हम खाते-पहनते हैं वैसी हमारी सोच बनती है। तो मैं आज के बच्चों को, छोटे बच्चों में थोड़ा संस्कार डाल पाऊँ कि वो इंडियन वैल्यूज़ को समझें, उसको जान पाएँ, भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखें तो उससे वो अपने आप उनमें इंटरनल जो बदलाव आएँगे बिकॉज़ जो वो हैप्पीनेस डांस से ले पाएँगे ना, उन्हें वो बाहर किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। जो वो हैप्पीनेस मिलेगी, अपने आप उसी उसकी तरफ बढ़ जाएँगे और फिर इंडियन वैल्यूज़ को, संस्कार को, भारतीय संस्कृति को भी समझेंगे। नहीं, आई एम श्योर ये चेंज हो रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़ा इंडियन कल्चर जैसे मैंने बोला उसकी तरफ वापस जा रहे हैं। मुझे याद है जैसे कि जो बच्चे वेस्टर्न डांस सीखते थे, आई एम नॉट सेइंग इट इज लेस इन एनी सेंस, वो एक अपनी आर्ट फॉर्म है, आप उसको पूरा सीखिए। बट ग्रोइंग अप मुझे बहुत ही चैलेंज की तरह लगता था, जबकि फैमिली बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि अगर किसी को लगता है हम डांस सीख रहे हैं तो वो कहते गाने पे करके दिखाओ, क्योंकि ये किसी को नहीं पता गाना नहीं सीखते हम वहां पे सिर्फ आज मुद्रा सीखेंगे, कल हम पढ़ेंगे, परसों सिर्फ एक्सप्रेशन सीखेंगे, फिर हो सकता है एक स्टेप सीखा जाए, उसमें भी पोस्चर की क्लास होगी। तो गाना या पूरा डांस करना तो कि बहुत ही लंबी प्रोसेस है जो कब आएगी हमें नहीं पता। पर मैं इसके पहनावे के बारे में और बात करना चाहती हूँ। जैसे इसमें मेकअप होता है इंडियन, कलरफुल, सबकी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। तो गोइंग टू एनी प्लेस, जैसे मेरी फैमिली का बहुत था कि सीखा है तो करो, सीखते हैं तो सिखाओ, करो। अब बाकी बच्चे बहुत फैंसी कपड़ों में आ रहे हैं, अनइन्वेस्टिंग कपड़ों में, एंड आप वो पूरा फुल फेस ऑफ मेकअप विद आई मेकअप और वो कपड़े में जाते, तो वो एक मॉकिंग का बहुत ज्यादा एक वो रहता था कि लोग हंसते थे या मजाक बनाते हैं। या अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है कि मेरे को इस चीज का पैशन है, तो शर्म आती है कि मैं अलग क्यों दिख रही हूँ। तो आपके साथ कभी ऐसी वाली चीज हुई क्या कि कभी बहुत छोटेपन में ये चीजें हुई हैं, लेकिन आज के समय में मुझे नहीं लगता ये चीजें हैं। और आप देखिए तभी कारण है कि अब आज बहुत से पेरेंट, मेरे ख्याल से 50% इतना लेवल तो आ ही गया कि 50% पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी न किसी डांस फॉर्म, म्यूजिक में जाए और वो उसको सीखे, उसको थोड़ा पैशन भी उसका फॉलो करे और उसको करे। ये तो आज के समय में ये मैं डेवलपमेंट, ये चेंज में देख रही हूँ। चीज है, हमारे समय में नहीं था ये। बिल्कुल। हाँ, हमें लगता था, लेकिन फिर जब एक समय के बाद तो हमें इसी अटायर में रहना पसंद है, अच्छा ही लगता, हमें नहीं पसंद आता है कि हम वो सब पहने। और जब हम अपने, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है वो
उस वे में हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि सभी जगह अब आज ऐसी कोई बात होती है इसको लेकर के। बच्चों को मैं ज़रूर अब जैसे आपने एक वो बताया कि एक डांस करके दिखाओ, हम अपने इंस्टीट्यूशन में ये ज़रूर करते हैं। बिकॉज़ बहुत छोटे बच्चे आते हैं, आपको पता है बिकॉज़ आपने क्लासिकल डांस सीखा है कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। एक स्टेप नहीं आया, हम दूसरे तक जाएँगे ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हफ्ते में 3 दिन आज सच क्लास होती है, तो 2 दिन हम बच्चे को मेरे इंस्टीट्यूशन में 2 दिन हम बच्चों को कुछ कथक ही सिखाते हैं, बट तीसरे दिन हम कुछ ना कुछ जैसे स्तुति सिखा दीजिए वैसे, लेकिन हम इंडियन कल्चर ही सिखाते हैं। हमने स्पेशली फोक सिखा दिया। अब फोक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अगर किसी को ट्रेडिशनल फोक आता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे आप राजस्थान का घूमर देख लीजिए, राजस्थान का कालबी या सपेरा जाति का जो डांस है वो देख लीजिए, या आप महाराष्ट्र का लावनी देखिए, क्या खूबसूरत लावनी होता है। गरबा देखिए, अभी जैसे दुर्गा पूजा का समय आने वाला है, तो हमारे यहाँ बच्चे सब वो सीखते हैं और फिर एक छोटी-छोटी 2-2 3-3 मिनट की परफॉर्मेंस होती है। तो ये कॉलम भी पेरेंट्स का पूरा होता है। अरे कहीं गैदरिंग हो तो हम इस पर्पस ये सिखाते हैं कि आप किसी गैदरिंग में तो थोड़ा-सा गरबा करके दिखाइए, और स्पेशली जा रहे हैं तो गरबा के कॉस्ट्यूम में जाइए, अच्छा डांडिया लीजिए और करके दिखाइए। एंड वो बच्चे सबसे अलग दिखाई देते हैं। तो उन्हें भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, कथक तो हम कर ही क्लासिकल तो कर ही रहे हैं, पर ये और इससे सीखना। इससे क्या है कि मेरे साथ बच्चे बहुत लंबे समय तक जुड़ते हैं आज भी। 6 साल, 7 साल, 8 साल तक भी। इवन अब तो दूरदर्शन वेरिएशन देश विदेश कार्यक्रम परफॉर्मेंस के लिए विद माय सीरीज जा रहे हैं। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अच्छा गए जो आपने टाइम के साथ ये चेंज इंट्रोड्यूस करा। मुझे लगता है बेसिक बीट की नॉलेज होने से आप अदर फॉर्म भी जल्दी पिकअप कर पाते हो। बहुत जल्दी। जैसे हमको एक नॉर्मल अब वो बहुत बेसिक बेसिक कथक है तो आपको पता है कि बहुत ही है रिदमिक पैटर्न से बाल पक्ष सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से जितना कथक का है बाकी सब भी थोड़ा कम है। अभी ना हम 60-40 ऐसा मानते हैं कि 40 अभिनय है, 60% इज बाल पक्ष। तो ताल जाए तो बच्चे रिदम में तो पक्के हो ही जाते हैं। फिर वो जब वो अपना फोक और कुछ सुती और कुछ कथक पीस और कुछ सनिकल क्लासिकल पीस करते हैं तो बड़ा आनंद आता है इनको करने में और दर्शकों को भी देखने में। आई थिंक एज अ डांसर यू कैन पिक अप कि किसको आता है नहीं आता। जैसे कहीं 2 मिनट की परफॉर्मेंस देनी है, हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको पता लग जाता है कौन पिकअप कर रहा है, क्योंकि उसका जो लय या जो हम बीट कहते हैं ना वो पकड़ेगा ही वहीं से। तो वो फर्क जरूर है। फर्क है, लेकिन कोई थोड़ा सा जल्दी कर लेता है, कोई थोड़े दिन के बाद वहां तक पहुंचता है, पहुंच सब जाते हैं। ऐसी मैंने कहा एक वो पैशन मिल जाता है, पर पॉलिश बहुत करना पड़ता है। ये ऐसी विधा है कि जब अगर बच्चे का मन है, उसका मन अगर एक बार लग गया तो वो उसको फॉलो करेगा ही, चाहे पेरेंट्स कुछ कहें चाहे कोई कुछ कहे, वो कैसे ना कैसे रास्ता निकाल के जाए, मेरे को इसके लिए समय निकालना है। जिसका नहीं है न तो पेरेंट्स कुछ कर सकते नहीं कर सकते। ऐसा तो बोलेंगे मुझे करना है। जैसे मुझे बहुत यंग एज में सबने दिला तुम गाना सीखो। क्यों? क्योंकि जब बड़े हो जाओगे ना तो गा तो कहीं भी सकते हो, डांस नहीं कर पाओगे जब बड़े हो जाओगे, अच्छा नहीं लगता। बहुत सी फिर धारणाएं हैं हमारे समाज में। बहुत सारा निराधार है ऐसा नहीं। बिल्कुल कि प्रोफेशन ऐसा हो गया, फिर अब डांस थोड़ी करोगे, गाना तो आदमी बैठ के गा लेता है। और ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश की वो जो चीज नेचुरली नहीं है वो नहीं सीख पाई या नहीं आ पाया कि यही पैशन है। और मैंने आज भी ये कोशिश करी हुई है कि जब मुझे मौका मिले 3-4 महीने में एक बार कहीं परफॉर्मेंस दूं कि वो छूटे ना। तो ये वाला भी मुझे लगता है एक स्टीरियोटाइप कि नहीं आप एज के साथ नहीं कर सकते, अब आप प्रोफेशनली नहीं कर सकते अगर ये आपका प्रोफेशन नहीं है तो आई ट्रूली बिलीव कि जिसका मैं मानती हूँ और बात की जिसका मन होता है समय निकाल के वो इंसान वो काम करता है। आपने बिल्कुल शुरू में एक बात बोली कि भाई फीमेल एक चीज कर रही है, वो पढ़ रही है, एक जगह काम कर रही है। एक ही सोसाइटी का स्ट्रक्चर है कि शादी होके कहीं जाना होता है। अभी अपनी किस्मत पे है कि कब कौन कहाँ कैसे जा रहा है, वो आगे ऊपर वाले ने भगवान जी ने लिख दिया है। आपको क्या लगता है कि आफ्टर मैरिज या चेंज ऑफ प्लेस हाउ डिफिकल्ट वाज इट? मैं आसान तो किसी के लिए कहती ही नहीं हूँ, आई जस्ट सेड द डिफिकल्टी लेवल क्या रहा कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू मैनेज कि पहली चीज तो कि इसको मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू करूंगी, एंड एक एक्सेप्टेंस बिकॉज वी ऑल नो कि कोई डिफरेंट काम करने के लिए हमें बहुत फाइट बैक करना पड़ता है। जी देखिए, जब शादी की बात आती थी हमेशा से, तो मेरा सबसे पहला सवाल होता था कि ये सब चीज़ें मैं मैनेज कर सकती, लेकिन आप मेरा डांस मैनेज करने के लिए कहेंगे तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। कि हम और मतलब मैं डांस छोड़ करके और चीज़ें देखूं,
डेफिनेटली मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, बिकॉज मैं भी जानती हूँ कि शादी होकर के जाना है तो एक हमें सोसाइटी के एक बंधन में बंधना है, और वैसे ही वो ही तभी पाएगा, वो नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्लासिकल डांसेस को स्पेशली एडजस्टमेंट करने आते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना आता है, जैसा कि लय की भी बात नहीं कर रही थी। सो मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरी पहली शर्त होती थी कि ये नहीं छोड़ती। ठीक है, तो ऐसे बहुत अच्छी जगहों को भी छोड़ा कि नहीं शादी करनी ही करनी, बिकॉज बाद में जाकर के चीज़ें मेरे लिए परेशानी हो आपकी, वो ठीक नहीं है। सो पहला पैशन ये था, तो मेरे लॉज हैं उन्होंने इसको, बल्कि वो चाहते थे, वो मुझे इतना पसंद करते थे मेरे प्रोफेशन की वजह से कि वो हर चीज़ के लिए राज़ी हो। और हाँ, लेकिन ये चैप्टर बड़ा मुश्किल था, बिकॉज़ एक बिल्कुल टर्न है, जैसे मेरा करियर ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और मैं बहुत अच्छी, मतलब देश की मेरे ख्याल से वर्ल्ड की नंबर 2 यूनिवर्सिटी है बनस्थली यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, बहुत कार्यक्रम भी कर रही हूँ, बहुत सब प्रोजेक्ट्स और ये वो। लेकिन अब सब छोड़कर मेरठ आना है। मेरठ ऐसी जगह जहाँ पर क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक को बहुत कोई कुछ नहीं समझता है। तो यहाँ अब क्या किया जाए? यहाँ पर बस शायद भगवान ने ही राह दिखाई, क्योंकि वो जब भी कंटिन्यू होनी थी, तो डॉक्टर मित्ती भटनागर जी से मिलना हुआ। एक्चुअली शी वाज डॉक्टर, बट शी वाज आर्टिस्ट बाय हार्ट। very passionate पैशनेटली। सो जब वो पहली बार मैं उसे मिले, तो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने बोला आप मैडम से मिलिए जी। ठीक है, हम मैडम से मिले गए, लेकिन वो मुझे देखने पर और मुझसे बात करने पर 5 ही मिनट शायद उनको लगेंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे विश्वविद्यालय में परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट शुरू होगा तो वो आपके साथ होगा। कब क्या कैसे कर सकते हैं वो आप जल्दी से डिज़ाइन कीजिए, इसी से शुरू करते हैं। और ये शायद भगवान ने ही राह दिखाई थी, और वो इस तरीके से विभाग शुरू हुआ। आज बैचलर्स, मास्टर्स, इवन पीएचडी, पीएचडी में तो देश के नामी गिरामी कलाकार मेरे अंदर जी पीएचडी कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये जर्नी बनी। मुश्किल ये था कि अब अपने को छोड़ करके पहले डिपार्टमेंट की तरफ फोकस होना था, क्योंकि अब यहाँ से हमें नई राह बनानी है। एक्चुअली एक है ना कि अब बनस्थली गए थे तो वेल एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट था, ऑलरेडी इतना अच्छा वो फ्लोरिश कर रहा था, और बहुत पुराना डिपार्टमेंट है वहाँ पर। लेकिन अब जब यहाँ आए तो यहाँ तो जीरो से शुरू करना है, और तब उस जगह पर जहाँ पर लोगों को बहुत पता ही नहीं है। वो कह रहे कि अच्छा बैचलर्स मास्टर्स भी होता है, ये तो शाम में क्लास में जाता बच्चा हमारा सीख लेता है, वो हो जाता है। हम कह रहे नहीं, ये अच्छा फिर पढ़ाओगे क्या? हाँ, क्या पढ़ाओगे? जो बैचलर्स करा लोगे, मास्टर्स करा लोगे। तो खैर बहुत समझाना पड़ा। फिर जैसे ही 2, 4, 5, 7, 10 बच्चे हुए हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में, तो हमने परफॉर्मेंस कराना शुरू किया। और आज हम उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के मंच पर भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर भी प्राइजेस ले चुके हैं। नथिंग रिसेंटली भी एक दो कुछ बहुत ग्राइंड लेवल पर कुछ परफॉर्मेंसेस हुई हैं। कंटिन्यूअसली चलती रहती है। शिष्य शिष्या इतने अच्छे तैयार हो गए हैं, और हम बहुत सब मंच प्रस्तुतियाँ देते हैं। रिसेंटली नौचंदी ने भी रहा था, बिल्कुल अभी एक प्रवीण कला संगम हुआ, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यूथ फेस्टिवल में हम थी। मतलब बहुत सब जगह हम अपने बच्चों को स्पेशली प्रमोट करते हैं, और जिससे मेरठ में एक इतिहास अगर हम कहें, और ऐतिहासिक तौर पर अगर जाना नहीं जाएगा इन फ्यूचर, आई थिंक 20 और 30 ईयर्स आफ्टर, ये जाना जाएगा कि संगीत और नृत्य के लिए किसी विश्वविद्यालय ने, क्योंकि बहुत कम विश्वविद्यालय हैं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देख लें या भातखंडे विश्वविद्यालय देख लें, जो कला और संस्कृति के लिए हैं, कुछ ही हैं, बिल्कुल फिंगर टिप्स पर हैं, क्योंकि कलाकार बनने के लिए बिल्कुल मुट्ठी भर लोग जाते हैं। इंजीनियरिंग या अदर प्रोफेशन की तरह बहुत बच्चों की भीड़ कभी नहीं जाती है, न जाएगी, क्योंकि कलाकार बनने का रास्ता बहुत कठिन है। कलाकार को हर दिन, ठीक है स्टडीज हो गई, हमारे जब प्रोफेशन में आ गए, जॉब में आ गए, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन कलाकार को हर समय नया क्रिएटिव करने के लिए उसे 8-10 सब कर रहा है, और कर रहा है अगर बनी रहे। तो वो सब में हम निरंतर ही लगे रहते।
जिसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी हमको मिलता है। और आप देखेंगे कि अभी हमें लगभग 12-13 साल हुए हैं यहाँ पर, और जब हम देखेंगे कि शायद और कुछ वर्ष बीत जाएंगे तो एक बहुत बड़ा नाम होगा मेरठ क्षेत्र का भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत। ये थोड़ा सा शायद मैं रिलेट इस चीज से इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि अगर हम बोले ना दिमागी बीमारियों के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकली इससे ही रिलेटेड सबने ये बोला मेरठ में इसका क्या काम होता है, और ये तो बड़े शहरों में प्रॉब्लम है, बड़े शहर में काम करना चाहिए, यहाँ क्यों रहोगी। तो वही कोई चीज स्पेशली इस शहर में स्टार्ट करना फ्रॉम स्क्रैच जहाँ अवेयरनेस कम है, ऐसी नहीं है, तो कि नहीं यहाँ भी सब कुछ हो सकता है और हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल। तो मेरठ से बल्कि कम बच्चे हैं अभी, और विदेश से भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए हमारे पास। और मेरठ से मेरे इंस्टीट्यूशन में बहुत बच्चे आप बहुत पैशन से सीखते हैं। आप तो पास ही ये इंस्टीट्यूशन में बिक्री की क्या ये मजा आता है। ये बहुत ही हिट एंड मिस बात है कि कैसे नहीं हुआ अभी तक इंट्रोडक्शन में, क्योंकि जानती भी होंगी काशी अग्रवाल एक स्टूडेंट हमारे यहाँ की, बहुत अच्छी, उसने सुपर डांसर 4 में वो फिनाले तक भी गई। अब शी इज वेरी वेल करेक्ट डांसर। सो ऐसे बहुत से बच्चे उस एज के आज से लेकर के हम माने कि 20 साल तक एज के बच्चे यहाँ सीखते हैं। और अच्छी बात ये भी है, मैं इस आपके पॉडकास्ट के जरिए एक मैसेज भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को आगे ले जाना और इस जनरेशन में रोपित करना। तो मैं बहुत से बच्चों को निःशुल्क भी सिखाती हूँ जो पेरेंट्स नहीं उसको कर पाते हैं या सक्षम नहीं है। मेरी कोशिश है कि उन तक भी ये से वंचित न रह जाए। अगर पैशन है तो आके सीखें। तो ये भी हम करते हैं। जितने भी लोगों से मैं नॉर्मल लाइफ में मिलती हूँ या स्पेशली पॉडकास्ट में जब थोड़ी डिटेल में बात हो पाती है, ये एक मैंने कॉमन फीचर देखा है जो है गिविंग बैक। ये ग्रैटिट्यूड एक स्टेज पे आता है, ये अपनी क्राफ्ट के लिए आता है, बट समहाउ सबके में ये एक चीज कॉमन है कि सब लोग सोसाइटी को गिव बैक करना चाहते हैं। सब लोग कुछ परसेंटेज एक जैसे आपने बोला निःशुल्क कुछ बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, अपनी आर्ट शेयर करना। तो ये एक आपको लगता है एक चीज अंदर में स्टार्टिंग से थी कि ये मैं करूंगी या ये विदेश नहीं और करना है, ये कैसे डेवलप हो जाता है? एक्चुअली डेवलप तभी होना शुरू हो गया था जब मैंने दिल्ली जाकर के सीखना शुरू किया था। अब ये जब मैं लगभग शायद 16-17 साल की रही है, तो मैं आम लड़के की जैसी नहीं थी कि हाँ मैं बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो एक एज वो रहती है तो बहुत अच्छा पहनना है, बहुत अच्छा ऐसा पार्टीज ये वो नहीं, कभी मेरा ऐसा कोई शौक नहीं हुआ, सिर्फ हमेशा ऐसी नृत्य भाषण हुआ। पर लेकिन सीखने में परेशानियां बहुत आई। सेम एज मैंने कहा कि सोशल मीडिया नहीं था, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज बच्चों के लिए खुद से यूट्यूब पर वो सब बना करके कितना जा रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं। हमारे लिए वो भी नहीं था, और हमारे लिए ये भी नहीं था कि हम अच्छे अच्छे लोगों का देख सके। एक प्रोग्राम देखना मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट होता था कि हम प्रोग्राम देखने जाएं किसी भी बड़ी आर्टिस्ट का। और तब क्या हुआ कि हम इतनी परेशानी से सीख रहे हैं, या गुरु भी बहुत कड़े और बहुत कठिनता से सिखाते थे। ये ऐसी आर्ट है जब तक गुरु गुर ना दे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, वही अटके। तो वो गुर लेने के लिए किस तरीके से जीतना पड़ता था, या बहुत सी कठिनाइयों का, बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी 2-2 दिन, एक दिन खाना ही नहीं खाया, या तमाम बात सब चीज़ें भी जो एक स्ट्रगल के टाइम की होती है। लेकिन मेरे मन में ये आया कि अगर इतनी परेशानियां रहेंगी तो क्या नई जनरेशन इसमें आएगी या जाएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम पैशन है नहीं। मेन स्ट्रीम तो कोई तब समझेगा जब वो इसमें आएगा, पहले से तो नहीं समझेगा। तो अब वहां से मैंने निश्चय किया था कि मैं अपना 100% मेरे स्टूडेंट्स को जरूर सिखाऊं। और आज मेरे ख्याल से देश विदेश में हजारों स्टूडेंट्स होंगे कि बहुत अच्छा नाम काम कर चुकी। और आज भी मुझे, जैसे ही मैं मेरी क्लास में होती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या स्पार्क वो आता है। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं इनको मैं कितना और क्या सिखा दूँ। और जब वो फिर सीखने के बाद जब करते हैं तो मतलब एक अपने एक सेटिस्फेक्शन, आनंद की अनुभूति मुझे रहती है। तो ये तभी से बन गया था एक माइंड कि मुझे समाज को इस नज़रिए से ज़रूर देना है कि पेरेंट्स इस तरफ, इस प्रोफेशन की तरफ लाएं क्यों बच्चों को। इतनी परेशानियां उन्हें अपने बच्चों को करवाना कि नहीं, वो एक सीधी प्रोफेशनल कोर्स में भेजेंगे, एक अच्छी सैलरी के साथ, अच्छी पैकेज के साथ में जॉब ले। हम सब मेहनत भी ज़्यादा है और अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी
कला से समाज तो बनता ही, हम्म कलाकार नहीं रहेगा तो रस नहीं रहेगा। तो ये मेरा तभी से बन गया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को नो अबाउट कसौटी पर तो कसौटी ही लेके उनमें सिखाने के लिए या उनको शिक्षा देने के लिए या उनको मंच देने के लिए यहाँ मैं कहीं नहीं झुकूंगी, मैं उनको अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। यही रीज़न है, जबकि हायर एजुकेशन में मैं पढ़ाती हूँ तो अगर पर्सनली सोचा जाए तो मुझे बहुत नीड नहीं, पैशन है इसलिए छोटे बच्चों को इंस्टीट्यूशन में सिखाती हूँ। एक कोट था, एक कोविड के टाइम में मैंने पढ़ा था कि ये सब लोग ध्यान रखें कि जब हमारे पास रोज ऑफिस जाने का या काम पे जाने का जरिया नहीं था या पॉसिबिलिटी नहीं थी, तब सब लोग आर्ट की तरफ फॉल बैक करें। तो अगर एक्चुअली हमें वो रोटी कपड़ा मकान वाली चीज दिमाग में या वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल ना हो, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट एक इंसान का आर्टिस्ट्री की तरफ रहता है, चाहे वो पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग या गार्डनिंग। जो सब चीजें कोविड में मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट करा और एक कमबैक करा बहुत चीजों ने, बहुत सिखाया कि ये भी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जीने के लिए। जरूरी है, नहीं तो जब तक हमारी हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस हमको नहीं मिलेगी, हम कितने दिन तक जी सकते हैं? तो मशीन ही हो जाएंगे, इंसान नहीं रहेंगे। तो कलाएं हमें डेफिनेटली इंटरनल हैप्पीनेस देती हैं और वही हैप्पीनेस में समाज को देना चाहते हैं। ये डांस के बारे में तो मैं फिसलती चली जाऊंगी, मेरे को तो पता है कि कहीं भी वो जरा सी घुंघरू की आवाज की टंचन होते ना, पैर अपने आप ही वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो चलने ही लगते हैं। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू भी बहुत क्वेश्चंस होंगे, हम मैम से कैसे मिल सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। प्लीज किसी को अपने छोटे बच्चों को भेजना है तो आप जाइए, सिखवाइए। जैसे मैम ने बोला 3 क्लास है, इतना बच्चे मैनेज कर सकते हैं। So thank you so much everybody for joining in. Thank you मैम, आप आए and बहुत ही मन से मुझे अच्छा लगा कि हमने डांस के बारे में इतनी स्पेशली रिलेटेड टू कल्चरल डांस, एक हमारे इंडियन फॉर्म के बारे में, कथक के बारे में, जो हमारे यूपी का ट्रेडिशनल डांस भी है, इसी में हमने इसके बारे में बात करी। एंड मोर एंड मोर अवेयरनेस, इसके में प्रोफेशनल कोर्स होता है जैसा कि आपको पता चला। तो पैशन अब छोड़ने की जरूरत नहीं है। विद चेंजिंग टाइम्स यू कैन फॉलो योर पैशन एंड टेक इट फॉरवर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम दिया एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल कि ये चीज आप कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ गिविंग बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं, करना ही। Thank you so much everybody for joining in and see you again next Saturday. Until then, this is Dr. Rashi Agarwal signing off.